और ये बीजेपी का जो आईटी सेल है, ये तो इनको दिमाग तो इन्होंने मुझे लगता है कि गिरवी रख दिया है कहीं। सरकार अंधी हो गई है, सरकार बहरी हो गई है और मणिपुर का नाम लेते से ही सरकार गूंगी बन जाती है। उन्हें सत्ता चाहिए, एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए। उन्हें दाऊद का भी साथ मिलता हो सत्ता लाने के लिए तो वो भी चाहिए। महात्मा गांधी के किन मूल्यों का इस सरकार ने जतन किया है बताइए सरकार। महात्मा गांधी स्वर्ग में अपने आप को कोसते होंगे कि किस गुजरात में मैं पैदा हुआ। उस गुजरात से ऐसे भी लोग आते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर का। देश में जिस तरह से एक देश एक चुनाव के बारे में बात हो रही है, जबकि 2018 में लॉ कमीशन ने ये साफ कर दिया था कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये काफ़ी पेचीदा है, करना आसान नहीं है, अनुच्छेद बदलने पड़ जाएंगे संविधान के। जबकि ये भी रिपोर्ट आई है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आज से 3 महीने पहले जून महीने में ही रामनाथ कोविंद को कार्यभार सौंप दिया गया था कि एक देश एक चुनाव पर काम शुरू हो जाए। इसके पीछे मकसद क्या हो सकती है? क्या इससे फायदा होगा भी? लागू होना ना होना तो बात की बात है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है अभी, ये आगे पीछे चुनाव करवाना चाहते हैं। इसके पहले 2018 में एक रिपोर्ट आई थी BS चौहान की, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। उनको टास्क दिया था, तो उन्होंने जो उस समरी जो पढ़ी मैंने रिपोर्ट की, उसके पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। लेकिन विभिन्न ऑप्शंस दिए उन्होंने, 3 ऑप्शन दिए थे। पहले ऑप्शन उन्होंने कहा था कि जिस साल आपके लोकसभा है उस साल जितने भी राज्यसभा है, विधानसभाएं चुनाव है, उनको आप ही के साथ क्लब करो। कुछ को 2 महीने पहले करना पड़ेगा, कुछ को 1 आध महीने का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अगले चुनाव में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर सपोज 6 राज्य और विधानसभा साथ में आ गए। अब एक तो हो गया कि 6 राज्यों के साथ तो वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। अब जब अगली बार जब आप देखेंगे तो जो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनको आप कन्विंस करके विधानसभा भंग यदि करवा दी 1 साल पहले, तो वो फिर आपके साथ आ सकते हैं। तो फिर 16-17 राज्यों का एक ग्रुप हो जाएगा जो वन नेशन वन इलेक्शन पे आ जाएंगे। और अल्टीमेटली 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप लोकसभा के साथ इलेक्शन करेगा और एक ग्रुप बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोकसभा के पहले जिसका 1 साल पहले चुनाव हुआ, अब कर्नाटक में चुनाव 1 साल पहले हुआ, अब 4 साल क्यों छोड़ेगा वो? तो ऐसे कुछ राज्य है, उनका एक ग्रुप होगा। तो पूरे टेन्योर में 2 इलेक्शंस होंगे मात्र। एक विधानसभा का एक समूह होगा और एक लोकसभा के साथ बाकी विधानसभा होंगे। ये उन्होंने दिए हैं। हमारे यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में इतने अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। हर विधानसभा में जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसको अमेंड करना पड़ेगा। और ये सारे अमेंडमेंट 2/3 से मांगते हैं, जो नहीं है। लेकिन शगुफा है, मतलब 5 दिन का 18 से 22 का जो अधिवेशन होगा, मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारा पिक्चर क्लियर होगा ये सरकार करना क्या चाहती है। यदि इन 5 दिनों में सरकार ने इलेक्शन कमीशन के लिए फंडिंग के लिए बिल लाया ग्रांट का, तो फिर आप समझ जाइए कि जनवरी तक चुनाव होंगे, दिसंबर जनवरी में। उसमें इन 5 राज्यों के और जम्मू कश्मीर को यदि इन्होंने राज्य का वापस कर दिया दर्जा, तो ये 6 राज्यों के चुनाव फिर लोकसभा के साथ होंगे। कम से कम अभी ये शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रशांत भूषण ने भी यही दावा किया कि अभी के इलेक्शंस को रोक के इसे लोकसभा के साथ कराए जाएंगे। तो अभी रोकने में भी, लेकिन क्या है, आप प्रीपोन इलेक्शन कर सकते हो, पोस्टपोन नहीं कर सकते। प्रीपोन तो आप विधानसभा भंग करके कैबिनेट चुनाव में जा सकती है, लेकिन कैबिनेट ये प्रस्ताव नहीं पारित कर सकती कि 2 महीने तक अभी हमको और सत्ता में रहने दो। वो अधिकार उनके पास नहीं है। उसमें मेजर अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तय कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने यदि कहा कि इस देश में ऐसी इमरजेंसी है कि जिसमें हम चुनाव नहीं करवा सकते, वो इमरजेंसी बतानी पड़ेगी। नेचुरल कैलेमिटी है, पूरे प्रदेश पूरे देश में बाढ़ ही बाढ़ है, इसलिए 5 राज्यों के चुनाव हम नहीं कर सकते। या देश में आक्रमण हुआ है, हम युद्ध लड़े या चुनाव करवाए, इसलिए हमको ये 3 महीने। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये मैंडेट है कि वो इलेक्शन पोस्टपोन करे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके पीछे उन्हें सॉलिड रीज़न देना होगा। वो रीज़न सर्वोच्च न्यायालय को मानना होगा। यदि इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में हम कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानेगा, बोले कि कल तुम कुछ भी सोचोगे, सुबह उठ के रात को सपना आएगा
और वैसा थोड़ी देश चलता है, देश संविधान से चलता है। मतलब एक देश एक चुनाव इतना भी आसान नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी अभी यूरोप दौरे पर हैं और यूरोप से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और मोदी जी का नाम लेते हुए, कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, आईटी सेल हेड का कहना है कि इस तरह से विदेशों में जाकर के देश के प्रधानमंत्री को कटाक्ष करना ये देश विरोधी काम है, ये देश को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश है। ये दायित्व विरोधी पार्टियों का जो है, इसके पहले इस देश के प्रधानमंत्री का भी दायित्व होता है। जब प्रधानमंत्री विदेश जाके 2014 के पहले देश में कितना बुरा हाल था, ये रोना रोता है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई देश में ये स्थिति थी कि लोग कहते थे कि पुनर्जन्म यदि हो तो भारत में ना हो। इतना घटिया काम, भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा था। ये प्रधानमंत्री ये हमारे पूर्व सरकारों के बारे में कहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री देश की छवि बहुत उठाते हैं? दूसरी बात, क्या राहुल गांधी देश के अंदर एक बात कर सकते हैं और बाहर एक बात कर सकते हैं? आज के डेट में पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है और जब देश नीति का ये कार्यक्रम चलता है, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ, लेकिन देश नीति के एक कार्यक्रम की कमेंट मुझे लंदन से आई। मेरे एक मित्र है माइकल लोबो, उनके पत्नी का पार्लर है इंग्लैंड में। उनने कहा कि वो देश नीति में तुझे सुना अच्छा लगा। मतलब यदि ये देश नीति का ये मेरा कार्यक्रम यदि लंदन में कोई देखता है तो आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं कि मैं देश नीति में जो बोलूँगा, और लंदन में यदि किसी लोगों ने मुझे बोलने के लिए बुलाया तो मैं उनको बोलूँगा तो बोलेंगे आप इतने झूठ बोलते हैं, वहाँ ये बोल रहे थे यहाँ ये बोलते हैं। राहुल गांधी जो भारत में सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी का जो पार्लियामेंट का वक्तव्य है, क्या वो यूट्यूब के द्वारा आज पूरे यूरोप और अमेरिका में नहीं लोग देख रहे हैं? और उसके बाद राहुल गांधी कहें कि नहीं मेरा देश बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हंसेंगे नहीं उसको? बहुत ही वाहियात और मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। और ये बीजेपी का जो आईटी सेल है, ये तो इनको दिमाग तो इन्होंने अब मुझे लगता है कि गिरवी रख दिया है कहीं। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वीडियो दे के भाई बहन के संबंधों पे घिनौना आरोप लगा सकते हैं, उनकी मानसिकता कितनी नीच लेवल पे चली गई है, वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका पारिवारिक कैरेक्टर क्या है। ये राहुल गांधी या कोई गांधी परिवार को हम डिफेंड नहीं कर रहे, कोई भी भाई बहन हो, यदि उनके संबंधों पे उंगली उठाने वाला खुद क्या मानसिकता का होगा, उनके अपने परिवार में ऐसे संबंध होते होंगे शायद, इसलिए वो दूसरों पे उठाता होगा। इतनी नीचता जब लाते हो आप, तो क्या आपका वो ट्वीट विदेश में नहीं देखा गया? इस देश में मणिपुर में जो हो रहा है, क्या विश्व के अखबारों में नहीं छप रहा है? क्या विश्व नहीं देख रहा है? तो आप ये अपेक्षा रखते हैं कि राहुल गांधी जाए और कहे कि मणिपुर में तो इतनी शांतता है, पिछली बार में 2 फिल्मों की शूटिंग हो रही थी वहाँ पे, डोभाल साहब श्रीनगर में बिरयानी खा रहे थे और मैं मणिपुर में बिरयानी खा रहा था, ये कहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी उस पार्टी के नेता है जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है देश में, और राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग आते हैं, पैसा लेके नहीं बुलाते हो। यूरोपियन यूनियन के सांसद यदि उनको सुनने आए हैं तो उनको वही तथ्य रखना पड़ेगा। क्या उन्होंने गलत कहा कि हमारे घर में, हमारे देश में गांधी वर्सेस नथुराम गोडसे की लड़ाई है? क्या महात्मा गांधी को पूछ के, महात्मा गांधी के हत्यारों को गले में बिठा, गोद में बिठा के ये दोहरा मापदंड ये सरकार नहीं कर रही है? महात्मा गांधी के किन मूल्यों का इस सरकार ने जतन किया है, बताए सरकार? महात्मा गांधी स्वर्ग में अपने आप को कोसते होंगे कि किस गुजरात में मैं पैदा हुआ। उस गुजरात से ऐसे भी लोग आते हैं। आपने मणिपुर का जिक्र किया, इसलिए एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया है जिस पर मोदी जी से, मोदी सरकार से, बीरेंद्र सिंह की सरकार से मणिपुर को लेकर सवाल किया गया और एक तरह से जिम्मेदार ठहराया गया कि वहाँ में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है। सरकार ने इस रिपोर्ट को ही दरकिनार कर दिया, इसे कह दिया झूठ है, क्योंकि मणिपुर में सब शांत है, सब कुछ चंगा है। क्या सरकार झूठ बोल रही है मणिपुर को लेकर अभी भी? सरकार अंधी हो गई है, सरकार बहरी हो गई है, और मणिपुर का नाम लेते से ही सरकार गूंगी बन जाती है। मुझे मणिपुर के मेरे भाई बहनों के लिए नितांत दुख होता है। कल मणिपुर में ही मणिपुर के लोग निर्वासित जैसे रहते हो तो हम किस सुरक्षा की बात करते हैं? आपने पूरे दिल्ली को ऐसा बंद कर दिया मानो दिल्ली में सब हत्यारे रहते हैं। दिल्ली आतंकवादियों का शहर हो गया है कि 20-30 देशों के बड़े राष्ट्राध्यक्ष क्या आएंगे, उनकी सुरक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है।
और दिल्ली के हम तमाम लोग आतंकी घोषित हुए हैं कि जो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रोग्रेस दिखा रहे हैं आप विश्व को। मात्र बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गणेश जी की और हाथी की और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने थे भारत महान नहीं होता। भारत भारतीयों से महान होता है। और भारतीय मात्र नरेंद्र मोदी या गुजरात के 4 उद्योगपति नहीं हैं। भारत 145 करोड़ का 143 करोड़ का देश है, जिसमें आप हम सब हैं, जिसमें मणिपुर भी है, जिसमें आत्महत्या करता हुआ किसान भी है, जिसमें रोज डेली वेजेस पे काम करने वाले वो लोग भी हैं। आज दिल्ली में 3 दिन वो लोग क्या खाएंगे किसी को पता नहीं। जो लोग रोज काम करके अपना कमा के चले जाते हैं किसी को पता नहीं वो क्या करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो माफी मांग ली है पहले ही कि दिल्ली वासियों से। नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली कि आप 3 दिन उपवास करिएगा, मैं सोने चांदी के थाली में खाऊंगा, क्योंकि मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, प्रथम सेवक इस देश का। देखिए कैसी उल्टी गंगा बहती है। मेरे देश का प्रथम सेवक चांदी के थाली में, सोने के थाली में अलग अलग देशों के व्यंजन खाएगा, और जिसका वो सेवक है वो 3 दिन भूखा रहेगा। ये इस देश का नया फिलॉसफी है। सेवक, ऐसे सेवकों को नमस्कार। ऐसे सेवकों को सेवा नहीं चाहिए कि खुद मेवा खाए और जनता को भूखा मरवाए। कर्नाटक, जैसे आपने कहा कि पूरी तरह से दक्षिण भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा के, वहां पर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? वो जेडीएस जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक पर मोदी जी से सवाल पूछे थे कि ये कुछ नहीं, बस पेड़ों में जाके बम गिराया गया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जिस पीडीपी को आतंकवादियों की पार्टी कह के भाजपा ने पूरी जिंदगी भर पानी पी पी के कोसा, उसी के गोद में बैठ के जब वो सत्ता में आ सकते हैं। अजित पवार को सबसे भ्रष्टाचारी, 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, बैंक का घोटाले का भ्रष्टाचार, तमाम आरोप लगाने के बाद उन्हीं अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा को आसाम में पूरा 1 महीना सदन नहीं चलने दिया विधानसभा का और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसे वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस दोहरे मापदंड वाले भाजपा कुछ भी कर सकती है। वो कल दाऊद इब्राहिम भारत में आया तो उसको भी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परहेज नहीं। उन्हें सत्ता चाहिए, एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए। उन्हें कल दाऊद का भी साथ मिलता हो सत्ता लाने के लिए तो वो भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, ये जो पार्टी विद द डिफरेंस हुआ करती थी, पार्टी एक फिलॉसफी की थी, हिंदूवादी पार्टी थी, लेकिन विचारधाराओं में एक क्लियरनेस थी। वो इतनी डाइल्यूट हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसपेरेंट पानी इतना मटमैला हो गया है कि अब उस गंगा में यदि कोई डुबकी मारता है तो फिर गंदा ही होकर बाहर निकलता है। 2014 के बाद इस पार्टी का हश्र इन दोनों ने इतना बुरा किया कि आने वाली कई सालों तक इस पार्टी को अपने आप को ठीक करने में समय लगेगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मध्य प्रदेश में चुनाव है, या अगर भारतीय जनता पार्टी की ही बात की जाए तो जो आपने कहा कि एक समय कांग्रेस पर ही आरोप लगता रहा कि अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया, आज भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल है। पार्टी के भीतर नाराजगी है। उमा भारती खुलकर बोल रही हैं, और हमने साथ में देखा कि किस तरह से जो है, अगर सुमित्रा महाजन को भी देखा जाए, जो लोकसभा स्पीकर रही, इंदौर से सांसद रही, वो भी आज नाराजगी जताती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपने तो 2 नाम लिए। रघुनंदन शर्मा, स्टालवर्ड नेता, जिसने बीजेपी को मध्य प्रदेश में ज़मीन पे खड़ा करने में खुशबू ठाकरे के समय से मदद खड़ी। और रघुनंदन शर्मा खुल के बोले हैं और उनका वक्तव्य सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विक्रम वर्मा, जिन्होंने पूरा खरगोन और जो पूरा बेल्ट था खंडवा तक, इंदौर के बाद का निमाड़ जिसको कहते हैं, उस निमाड़ की ताकत थे विक्रम वर्मा। सालों लीडर ऑफ अपोजिशन रह के पार्टी को ताकत दी। आज उनका नाम को आपको नाम ही याद नहीं होगा, मतलब है कृष्ण मुरारी मोघे। इंदौर में यदि ताई 9 बार जीतती है तो कृष्ण मुरारी मोघे ने इस पार्टी को पूरे मालवा में फैलाया था। नारायण केसरी, कैलाश चावला, विक्रम कोठारी, उमा भारती, ये तमाम नाम हैं जिन्होंने पीढ़ियों से, एक सिंगल नाम नहीं है, ये 3-3 पीढ़ियों वाले लोग हैं जिन्होंने जनसंघ से अपने पार्टी को खून पसीने से सींचा है। आज रघुनंदन शर्मा ये कह रहे थे, अरे हमारी अपेक्षा इतनी है कि कम से कम आशीर्वाद तो लेने आए हमारे पास।
मध्य प्रदेश की राजनीति एक अलग तासीर की राजनीति थी। सुमित्रा महाजन जब महिला बाल विकास मंत्री थी, पहली बार बनी, फिर पेट्रोलियम मंत्री भी बनी, राज्य मंत्री, तो उनके यहाँ जितनी तादाद में बीजेपी के लोग आते थे उतनी ही तादाद में इंदौर के कांग्रेसी नेता आते थे, और कांग्रेसी आते थे तो खाना खा के जाते थे। तो दाल बाफले की वो खाना था सुमित्रा महाजन जी के यहाँ, और वो खाना खाने के लिए वहां पे एक अभिनेत्री आई, ओझा मैडम, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है। तो मैंने बोला, अरे भाभी आप कैसे यहाँ पे? तो ताई बोले, क्यों रे, मैं इंदौर की सांसद हूं, मैं भाजपा की सांसद नहीं हूं, और वो इंदौर की नेता है मेरे इंदौर की, उसका अधिकार भी मेरे पे उतना ही है जितना बीजेपी के नेताओं का है, तो शोभा तो आएगी घर पे, उसका घर ही है। ऐसे संबंध रखने वाले ये नेता थे, तब जाके भाजपा बढ़ी है मध्य प्रदेश में। आज उनकी ही पार्टी के लोग उनको ही नहीं पूछते, ये दर्द है, इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि भाई साहब हमको भी कोई पूछता नहीं, क्या करें। जो दूसरे पार्टी के नेताओं को भी दिल बड़ा करके पूछते थे, क्योंकि मैं इंदौर की हूं, तो इंदौर का हर नेता, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लेफ्ट का हो, चाहे समाजवादी हो, उसकी मैं सांसद हूं अशोक, तो वो आएगा मेरे घर पे और अधिकार से बोलेगा। और लोग तो आके बोलते थे कि ताई मैं तो खाना खा के जाऊंगा, अरे मैंने तो खा लिया, मैंने मेरे लिए बनवाओ। ये कांग्रेसी नेताओं को मैंने देखा है वहां पे। उस परिवेश में जब लोग रहते हैं और जब पता पड़ता है कि ताई को आज मिलने के लिए खुद के पार्टी के लोग भी नहीं जाते हैं, हाशिए पे पटक दिया है आपने, तो दुख होता है। और ये 2014 के बाद हुआ है। ऊपर से जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, चार को खड़ा करते हैं कि तुम तय करो क्या करना है। पार्टी कैसे जीतेगी? एक येदुरप्पा ने दिखा दिया कर्नाटक में वो क्या कर सकते हैं, एक वसुंधरा दिखा देगी राजस्थान में क्या होगा, और ये रघुनंदन शर्मा बता देंगे। आज मध्य प्रदेश में भाजपा से लोग भाग भाग के कांग्रेस में जा रहे हैं। पहली बार देखा मैंने उल्टी गंगा बहती हुई, क्योंकि कांग्रेस में जब वो भाजपा में थे तब भी इज्जत थी। मुझे याद है कि उमा भारती विपक्ष में थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, हम दिग्विजय के साहब जी के पास बैठे थे, उमा जी का कोई फ़ोन आया किसी काम को, तो उन्होंने कहा कि ऐसे, अरे उमा जी एक मिनट, उन्होंने पीए को तुरंत बुलाया, बोला ये उमा जी का काम है, नोट करो, और बोले ये उमा जी का काम है, इसको जरा डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत कर दो इसको। भाई हम उमा जी का आदर करते हैं, बीजेपी में हुआ तो क्या हुआ। ये मैंने गोपीनाथ मुंडे और उसका वार्तालाप सुना, छगन भुजबल का। छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री, गोपीनाथ मुंडे सांसद। गोपीनाथ मुंडे फ़ोन करते हैं, महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल का महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का प्रणाम स्वीकार करें। छगन भुजबल उन्हीं टोन में बात करते हैं, महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का प्रणाम स्वीकार करते हुए गुजारिश करते हैं कि आदेश करें मेरे लिए क्या काम है, और फिर दोनों ठहाके लगाते हैं। बोला अरे यार छगन जी वो नहीं, अभी तक देखो मेरा कार्यकर्ता बहुत परेशान है। बोले अरे मैं अभी करता हूँ 2 मिनट में। ये था, ये इसको कहते राजनीति। मतभेद है, मनभेद नहीं। आज आपने राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे, क्योंकि वो एक दलित है, उसे आपने G20 के डिनर में नहीं बुलाया। आप प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया? क्या राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन कोई औकात नहीं रखता? ये लोकतंत्र के मूल्य हैं आपके, क्योंकि वो एक दलित है और मनुस्मृति में दलितों की जगह नहीं है। संविधान दलितों को बहुत बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कौन संविधान को मानने लगा है? खड़गे की जगह कोई ब्राह्मण होता तो शायद ये बुला भी लेते। ये सामने जो दिखता है इसे हम क्या कहें? मतलब आपके मुताबिक ये राजनीति जो है, पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो कहीं ना कहीं एक दिल का बंधन था, वो अब खत्म हो चुका है। मनभेद नहीं होते थे, मतभेद होते थे। मनभेद नहीं होते थे। मनभेद और मतभेद में मुझे 2 दिन पहले, अभी 4 दिन पहले, दर्शकों को ये पता होना चाहिए कैसे संबंध होते हैं। नारायण राणे जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने जो किस्सा सुनाया अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था विधानसभा में, मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। 1 घंटा नारायण राणे टूट पड़े सरकार पे, सरकार के पास जवाब नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। आहत हुई सरकार। लंच ब्रेक हुआ, नारायण राणे भाषण समाप्ति के बाद लंच ब्रेक, नारायण राणे अपने कमरे में, मुख्यमंत्री अपने कमरे में।
नारायण राणे जी के कमरे का बजर बजा। पीए ने कहा कि मुख्यमंत्री बात करेंगे। बोला राणे साहब, मराठी में वार्तालाप हो रहा था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। बोला क्या कर रहे हो? बोले खाना खा रहा हूँ। बोले कहाँ, थाली मंगाई या टिफिन आया? बोले घर से टिफिन आया। अरे बोले यार बताओ क्या आया? तो नारायण राणे ने बताया यही आया। बोला खाना मत यार, मैं आ रहा हूँ, आज मेरे को यहाँ खाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वो उठ के अपने चेंबर से आए और नारायण राणे के टिफिन में बैठ के दोनों ने खाना खाया। फिर सदन चालू हुआ, फिर हमलावर नारायण राणे। ये राजनीति ऐसी होती है। वर्तमान में तो इतनी तलवारें खींची हुई है। खाना खाने तो छोड़ो, किसी का टिफिन आ रहा था तो उसको टिफिन को बोलेंगे इसको टिफिन विंडो से फेंक दे बाहर, भूखा रहने दे इसको। ये मनभेद वाली बात जो है, ये वर्तमान में पत्रकारों के बीच में, पत्रकारों से नाराजगी इतनी, मैं समझ में नहीं आता। हमारे जैसा कोई पत्रकार जाता है तो कोई मंत्री मिलना नहीं चाहता डर के मारे। अरे आप सरकार को इतना सवाल पूछते हैं, आपसे बात करेंगे तो सरकार नाराज हो जाएगी। ये किस बात का डर भाई? यही शायद है कि सरकार विपक्ष से क्या अच्छा संबंध बनाएगी, सरकार के अंदर ही किसी मंत्री की चलती नहीं है शायद मोदी जी की। सरकार को तो सबसे पहले अपने सरकार में संवाद स्थापित करना चाहिए, फिर विपक्ष में संवाद स्थापित करने की तो बात बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य दिख रहा है, मुझे लगता है कि इससे रोज दिन ब दिन चीज़ें और नीचे लेवल पे जा रही है। नीचता का उच्चांक रोज बदल रहा है, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और इसका ये जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा खामियाजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश नीति के इस एपिसोड में वीकेंड विद वानखेड़े में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते। तब तक के लिए जितना हो सके दोस्तों इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, चैनल को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आज़ाद मीडिया को, देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।